चंद पैसों के खातिर उसका वजूद मिटाने चले थे, क्रूरता के आवेग में आकर उसकी चिता बनाने चले थे। उसकी इस हालत पर उसके अपनों ने भी उसके अंतर मन को झकझोरा था। उसकी इस हालत पर उसके अपनों ने भी उसके अंतर मन को झकझोरा था। समझ न सके वो लोग ना समझते, समझ ना सके वो लोग ना समझते, ये तो एक हल्का सा हवा का झोंका था। शेष को विशेष बना भूमंडल से पर्वत तक वो जा पहुंची। शेष को विशेष बना भूमंडल से पर्वत तक वो जा पहुंची। ख्वाब उसका पूरा हुआ माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने का। ख्वाब उसका पूरा हुआ माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने का। हर सदी में नाम रहेगा देश के खातिर हर हद से गुजर जाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? तो गाइज, जो बच्चे अच्छे परिवार से होते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वो अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होती है कि उनके परिवार में उनके एजुकेशन के लिए ज़मीन गिरवी रखी गई है या ब्याज पे पैसा लिया है, और या फिर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और सपने को पूरा करने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो जो भी परिवार अच्छे होते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो उनके परिवार में बच्चों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनके लिए अपने सपने देखना और सपनों को पूरा करना बहुत नामुमकिन होता है, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनको नौकरी भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और उसके बाद भी ये दोनों कामों को ही पूरी ज़्यादा परिश्रम से और मेहनत से करते हैं, और अपने नामुमकिन सपनों को भी मुमकिन बना लेते हैं, चाहे इनकी राह में कितनी मुश्किलें आए, कितनी कठिनाइयाँ आए, और सभी को पार करते हुए ये अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही फुटबॉल की राष्ट्रीय प्लेयर और माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाली लड़की अरुणिमा सिन्हा को अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ। तो वैसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनके बारे में आपको कुछ विशेष बातें बता दूँ। तो अरुणिमा सिन्हा एक कायस्थ परिवार से हैं और उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर के निवासी हैं, एवं वर्तमान में औद्योगिकी सुरक्षा बल में CISF में हेड कांस्टेबल के पद में कार्यरत हैं। और ये पद इनके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि इन्होंने इतने कष्टों को उठाते हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो हमारे देश की सरकार का फर्ज बनता है कि इस बेटी को अच्छी नौकरी दी जाए। और 12 अप्रैल 2011 को ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो ये पद्मावती एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। तो एक ये फुटबॉल की खिलाड़ी और बैडमिंटन की भी खिलाड़ी हैं। तो ये ट्रेन में बैठे बैठे अपने सुनहरे से सपने देखती हुई जा रही थी, और तभी एक लूटपाट वाला गिरोह ट्रेन में आया और इनकी सोने की चेन और बैग खींचने लगा। तो इन्होंने विरोध किया। जब ज़्यादा विरोध किया तो इनको ट्रेन से फेंक दिया, और जब ट्रेन से फेंक दिया तो ये ट्रेन की पटरियों के किनारे गिर गई और गंभीर रूप से इनको चोट आई, और इनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई, ये उठ भी नहीं पा रही थी। और एक विडंबना देखे कि इतनी गंभीर हालत में भी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और किसी ने भी इनकी मदद नहीं करी। एकदम ये लहूलुहान हालत में हो गई थी, और इनके पैर में गंभीर चोट थी और इनके सारे शरीर पर मक्खियाँ चल रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने मदद नहीं करी, और किसी तरह से इनको अस्पताल पहुंचाया गया। वहाँ इनके परिवार वालों को बुलाया गया, और डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी देर से इनके पैर पर जख्म पर मक्खियाँ घूम रही थी, तो इसलिए इनके पैर में सेप्टिक हो गया है, और इसी तरह से हमने ज़्यादा देर तक रखा तो पूरे शरीर में सेप्टिक फैल जाएगा। तो इनके परिवार की रजामंदी से ऑपरेशन करके इनके पैर को घुटने की तरफ से एकदम अलग कर दिया गया, और कई दिनों तक गंभीर हालत में अस्पताल में रही, और जब स्वस्थ हुई तो इनको घर ले जाया गया।
और घर पर बहुत सारे रिश्तेदार और हितैषी मिलने के लिए आए। तो सबने कहा अरे ये तो बहुत ही गलत हो गया, इसका तो एक तो लड़की है, ऊपर से पैर भी अलग करना पड़ गया, और अब इसकी शादी कौन करेगा, अब ये लाइफ में क्या कर पाएगी। और जो इसके पैर में चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें तो ये चली जाती तो वो ही ज़्यादा अच्छा होता। तो देखिए, जो रिश्तेदार होते हैं, हितैषी होते हैं, ये कभी भी ये नहीं होता है कि हमारे दुख में साथ दें या थोड़ा सा हमारे दुखों को हल्का करें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये लोग दुखों को बढ़ाते ही हैं। क्योंकि मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरी हूँ। 2 साल तक मैं भी बिस्तर पे रही और मेरे पैर में भी गंभीर चोट आ गई थी, और मेरे पैर में भी सेप्टिक होने वाला था, क्योंकि 48 घंटे मैं भी दर्द बर्दाश्त करती रही। क्योंकि रात में सारे हॉस्पिटल बंद थे, तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते थे। तो रात में 9 बजे चोट लगी और सुबह 12 बजे हम लोग गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी रात में इतना देर तक ये कैसे दर्द बर्दाश्त करती रही। जो भी मेरे यहाँ रिश्तेदार आते थे, वैसे तो आते ही नहीं थे, मेरे हस्बैंड के पास में काम से ही आते थे, और उन सब ने भी बिल्कुल आना ही बंद कर दिया। तो रिश्तेदार हों या हमारे जानने वाले हों, जो भी हमारे सुख में साथ देते हैं ना, वही हमारे सच्चे मायने में जानने वाले होते हैं। और जो ये कहे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा इसको चोट लग गई और अभी ये ना रहती तो ही सही था, वही मेरे साथ था। मुझे भी आकर के कहते थे कि अब तुम्हारे, मतलब जैसे मेरी डेथ हो गई, इस तरह से मेरे जिंदे में कहा जाता था कि अब तुम्हारे इन दोनों बच्चों को कौन देखेगा और तुम्हारे घर का क्या हाल होगा। लेकिन मैं कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से ही लोगों का जो रवैया है पता था कि लोग कितना दुख में साथ देते हैं, कितना सुख में साथ देते हैं। तो ये लड़की, इसकी भी बहुत छोटी उम्र थी उस समय, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझदार थी। इसको भी लोगों के या रिश्तेदारों के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये जब बिस्तर में थी तो बिस्तर पे ही सपने देखती रही, और इसने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी। तो इसके घर वालों ने कहा तुमसे तो एक पैर पे ही खड़ा भी नहीं हुआ जाता है और तुम माउंट एवरेस्ट के सपने देख रही हो। तो बोलती नहीं, मैं सपने नहीं देख रही हूँ, मैं सच में ही एक दिन माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराऊंगी। तो ये कंप्यूटर पर सर्च करती रही, और सर्च करते करते इनको एक मैडम मिली प्रशिक्षण देने के लिए। तो इन्होंने बताया कि मैडम, मेरा ना एक पैर है और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं प्रशिक्षण ले सकूं, लेकिन मुझे एक पर्वतारोही बनना है, तो इसका आप क्या मुझे प्रशिक्षण दे सकोगी? तो वो मैडम ने कहा हाँ, मैं प्रशिक्षण दे सकूंगी। और इन्होंने पर्वतारोही का प्रशिक्षण फिर प्रारंभ कर दिया। और जब ये प्रशिक्षण ले रही थी, क्योंकि इनका जो घुटना था, घुटने तक का पैर था और बाकी पैर में आर्टिफिशियल लेग लग गया था, तो जब भी ये प्रशिक्षण लेती थी तो पहाड़ों पर चढ़ने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पसीने आते थे और भयंकर दर्द के दौर से गुजरती थी, लेकिन ये हारी नहीं फिर भी। और आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली ये पहली दिव्यांग महिला हैं। और उसके अलावा भी इनको खिलाड़ी के तौर पर कई सारे पदक मिल चुके हैं। तो इतनी बड़ी कमी के साथ में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, वहाँ तक पहुँचना, एक जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए लोगों को कि हमारे पास ये हालत नहीं है या फिर ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे पास ऐसे साधन ही नहीं है तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब तो एक ना बहाना होता है, या फिर हम नहीं कर सकते, ये सब सिर्फ एक सोच लेने के लिए होता है। क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास में भरपूर साधन हो। जिनको अपने सपने पूरे करने होते हैं वो किसी भी तरह से अपने सपने पूरे कर लेते हैं। और टीवी चैनल पर इन्होंने अपने काफ़ी सारे अनुभव साझा किए। ये बता रही थी कि जब ये ट्रेनिंग लेती थी पर्वतारोही की तो उस समय इनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और जब ये माउंट एवरेस्ट के शिखर की चोटी पर चढ़ रही थी उस वक्त भी इनके पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा।
और जो इनके पैर का जॉइंट था, ग्रीस लगा हुआ था, वो बार बार हट रहा था। इससे बार बार ये स्लिप करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब तो मैं फिसल करके इतना ऊपर की चोटी से नीचे चली जाऊंगी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते चढ़ते आखिरकार इन्होंने उस चोटी पर फतेह पा ली। और ये हौसला होता है, ये हौसला बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्था में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली अरुणिमा सिन्हा को सोनपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई एवं सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अम्बेडकर नगर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके हौसले, इनकी हिम्मत को हम सब भारतीयों की तरफ से सलाम और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इनके साथ।